हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रांशु कुमार और मैं आज से एक नया सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th NCERT का। इसमें हम लोग क्लास 10th NCERT को बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 10th NCERT का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोगों को जो चेंजेस होते हैं, हमारे आसपास जो चेंजेस देखने को मिलता है उस चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो जितने भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें केवल और केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, शेप, साइज, विदाउट अल्टरिंग इट्स कोर कॉम्पोजिशन। अल्टरिंग का मतलब होता है बदलना। बिना सब्सटेंस के कोर कॉम्पोजिशन कहने का मतलब कि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदले हुए, बिना बदले हुए बस स्टेट, शेप और साइज को चेंज करना फिजिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है विथ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन। एक ऐसा चेंज जिसमें चेंजेस होने के बाद एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग होती है। फिजिकल चेंज में अगर हम बात करें तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस पुराने वाले सब्सटेंस में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, जैसे शेप, साइज, स्टेट। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले से बिल्कुल ही अलग होती है। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ सकते हैं। केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। जिस तरीके का था उस तरीके से उसको नहीं बनाया जा सकता है। फिजिकल चेंज के एग्जांपल की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। केमिकल चेंज की बात करें तो बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल तो वापस से उसको कैंडल नहीं बना सकते, आयरन में जंग लग जाए तो उसको वापस से हम एक प्योर आयरन नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल चेंज था। अब जब कहीं यदि हम कोई केमिकल चेंज देखते हैं तो उसके अंदर पक्का है जो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कभी पे भी हम देखते हैं जैसे यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, सॉरी, आयरन के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी जाके ये रस्ट लगा है। आयरन के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा तभी जाके आयरन में रस्ट लगा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ में आया होगा कि जब कहीं पे भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मतलब बदलाव होते हैं, टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, ताकि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन सके, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर बदलाव होते हैं और एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं विथ कंप्लीट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उस जो नए सब्सटेंस बनते हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होती है पुराने वाले से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से बनता है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। अब ये हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज थी जलना या फिर उसको हेल्प करना जलने में। लेकिन ये जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है। जैसे ये आग को बुझा देता है, तो ये जो नया सब्सटेंस बना उस नए वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग थी।
अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिसके अंदर चेंजेज होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बदलाव हो रहे हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है। और जो नया सब्सटेंस बनता है रिएक्टेंट में रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मतलब केमिकल रिएक्शंस हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। कुछ तो बाहर से देख के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण होने चाहिए जिसको देख के या फिर फील करके हम बता सकें कि हाँ इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर जब जंग लगता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके अंदर आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो वैसे ही सिल्वर का जब देखिएगा तो सिल्वर के ऊपर वो ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसी किसी रिएक्शन के बाद हम लोगों को वो चीज़ गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी बात करते हैं जो हम देख के बता सकते हैं, जो हम फील करके बता सकें कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उसे हम गुण कहते हैं केमिकल रिएक्शंस के। टोटल एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों को 5 देखने को मिल जाता है, तो हम लोग उस 5 को समझते हैं। और उस 5 को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्टिविटीज़ को भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, उसको देखते हैं। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा रिबन लिया गया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन लिया गया है। अब इस लॉन्ग रिबन को सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन किया गया है। इस एक्टिविटी में बताया गया है, और जब आप एक्टिविटी पढ़िएगा तो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। पहला सवाल आएगा कि इसको सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना है। इसको सैंड पेपर से क्लीन इसलिए करना है कि जब मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। फिर से सुनिएगा, ये मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। अब ये रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर मैग्नीशियम को जलने से बहुत रोकता है, इसीलिए हम इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि वो आसानी से जल सकें। और जब हम उसको फिर टोंग्स मतलब चिमटा के से पकड़ते हैं और उसको बर्नसन बर्नर से जलाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको जला रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आई ग्लासेस पहन के रखें और खुद से जितनी दूर हो सके उतनी दूर उसको प्लेस करें। जैसे एक बर्नर के ऊपर अगर हम मान लीजिए जला रहे हैं उसको मैग्नीशियम रिबन को, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना दूर हो सके खुद से उतना दूर जलाएं और आई ग्लासेस पहन कर रखें। क्यों? क्योंकि इसके जलने के दौरान जब हम उसको जला रहे होते हैं तो एक वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ध्यान से इसको याद कीजिएगा, समझिएगा, वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। अब ये वाइट डैजलिंग फ्लेम हमारे आँखों में ना चला जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं, हम आई ग्लासेस पहन के इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोगों के आँखों में ना जाए और हमारा आँख बच सके। और खुद से दूर भी इसलिए रखते हैं ताकि वो स्पार्क हमारे बॉडी को हार्म ना करे और हम लोग सेफ रह सकें। तो अब इसको हम एक्टिविटीज़ को लिखेंगे कैसे। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन था, ये मैग्नीशियम रिबन अब जैसे आगे पढ़िएगा तो हम लोगों को एक्टिव जो भी रिएक्शन लिखते हैं, जो भी इक्वेशन पर लिखते हैं, उस इक्वेशन में उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी होती है, उसका स्टेट बताना होता है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम रिबन लिया गया है वो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में था,
मैग्नीशियम रिबन किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। तो जब हम एक मैग्नीशियम रिबन लिए सॉलिड फॉर्म में और उसको जला रहे हैं, अब केमिस्ट्री में याद रखिए कि जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। तो जब हम उसको जला रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा गैसेस फॉर्म में है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का ऐश बचता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख होता है, अब राख भी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट ऐश होता है, सफ़ेद राख होता है। और ये जब जल रहा होता है तो साथ में अपने हीट भी प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश होता है और ये जब जलता है तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, वाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हम एक्टिविटी में समझाया गया है कि हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, उसको सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन किए हैं। क्यों क्लीन किए हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लिया था जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने से रोकता, तो इसीलिए हम उसको सैंड पेपर से क्लीन किए हैं। जब उसको फिर जला रहे थे तो आई ग्लासेस पहने हुए थे और खुद से दूर रखे हुए थे ताकि उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस हो, फ्लेम किस कलर का होगा? डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये हमारे आँखों में ना जाए और हमको प्रोटेक्ट कर सके, हम बचे रह सकें, और खुद से दूर भी रखते हैं ताकि हम लोगों को उससे हार्म ना हो। इसको इक्वेशन वाइज लिखेंगे, ये इक्वेशन याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि इक्वेशन मैग्नीशियम रिबन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि राख है तो वो राख भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा और साथ में हीट तो एक एनर्जी है। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2। अब ये 3 एक्टिविटी जो शुरू में दिया हुआ है वो बस हमारे उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, उस चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए दिया गया है जो हम लोग यहाँ पे देखें। ये चेंज इन स्टेट, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हम लोगों को ये 3 एक्टिविटीज समझना पड़ता है। अब एक्टिविटी 1.2 की बात करें तो एक्टिविटी 1.2 में दिया गया है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लीड नाइट्रेट ले रहे हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में। अब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन बोला गया हुआ है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जब कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन दिख जाए तो या फिर डाइल्यूट दिख जाए, यानी कि वो एक्वस फॉर्म में होगा। ये हम आगे और भी डिटेल्स में बात करेंगे, ये तो हर इक्वेशन में लिखते लिखते हम लोग सीख जाते हैं, पर तो यही है। जब यहाँ पे बोला गया है कि टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब कि हम लोग ये एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, एक्वस मतलब पानी के अंदर लीड नाइट्रेट को मिलाया गया है। अब इसके अंदर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के वापस से सॉल्यूशन को मिलाया, तो यानी कि ये भी हमारा किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। अब इस दोनों के रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है, इन दोनों के रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है वो बनता है हमारा लीड आयोडाइड। अब ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी बस एक्टिविटी समझाने के लिए दिया गया हुआ है। तो लीड आयोडाइड बनता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, बताते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, और साथ में बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा एक्वस फॉर्म में देखने को मिलता है। ये एक्टिविटीज़ कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले हम एक बीकर लिए हैं, इस बीकर के अंदर सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि लीड नाइट्रेट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिए हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हम वापस से इसमें मिलाते हैं। जब वो इसमें पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाएं
तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन हुआ और नीचे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बच जाता है। येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस देखने को मिल जाता है। ये येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है हमारा लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड, ये जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा लीड आयोडाइड और साथ में ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन देखने को मिलता है, कलरलेस। ये भी हमारा होता है कलरलेस, लीड नाइट्रेट भी हमारा कलरलेस होता है और ये पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो जब लीड नाइट्रेट को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो हमारा बनता है लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हमारा कलरलेस होता है और ये जो लीड आयोडाइड बनता है वो हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है उसे ही हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी में बोला गया है कि सबसे पहले लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना था, तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए जो कि कलरलेस था, सॉल्यूशन था, इसलिए हम लोग एक्वस यूज किए हैं। और उसके बाद बोला गया है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को उसमें मिलाना है, तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन फिर है तो एक्वस मिलाए, तो इस दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट वापस हमारा कलरलेस होता है और लीड आयोडाइड हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बचता है, सॉलिड सब्सटेंस। अब हम लोग एक्टिविटी 1.3 की बात करें तो एक्टिविटी 1.3 में एक्टिविटी 1.3 में बोला गया है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेना। अब ग्रेन्यूल छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं, तो टुकड़ा हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को लेने के लिए बोला गया है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। उसमें बोला गया या तो डाइल्यूट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के लिए। तो ये हम दोनों ऐड करके देखते हैं अलग अलग। अब बोला गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के लिए। अब हम आपको बताएं डाइल्यूट बोला गया है, तो जब कहीं पे भी डाइल्यूट देखने को मिले, सॉल्यूशन देखने को मिले, तो यानी कि वो सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये हमारा दोनों एक्वस फॉर्म में है। दोनों किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में है। तो इस दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके डिस्प्लेस कर देता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो जिंक क्लोराइड बनेगा, इसका जिंक इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसके जगह पे ले लेगा और ये हमारा होगा हमारा एक्वस फॉर्म में। जिंक क्लोराइड हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, ये गैसियस फॉर्म में होगा और साथ में प्रोड्यूस होगा हीट। सेम चीज़ यहाँ पे भी कि जिंक सल्फेट जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस और साथ में प्रोड्यूस होगा हीट। तो ये एक्टिविटी 1.3 है। इसमें जिंक जिसके अंदर एक जिंक का ग्रेन्यूल्स लिया गया तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया है या फिर जिंक के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जा रहा था तो जिंक क्लोराइड बन रहा था, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट इवॉल्व हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया तो जिंक सल्फेट बना है, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट प्रोड्यूस हुआ है। अब ये तीनों एक्टिविटी हम पढ़े क्यों हैं? तो ये तीनों एक्टिविटी पढ़े हैं ताकि हम लोगों को ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये समझ में आ सके। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग चेंज इन स्टेट
चेंज इन स्टेट में एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। जब हम कैंडल वैक्स को जलाते हैं तो वो बर्न होकर मेल्ट हो जाता है, तो वो हमारा स्टेट चेंज हो जाता है। सबसे पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। या फिर एमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं गैसियस फॉर्म में, तो एमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं तो बनाता है हमारा एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो गया, पहले जो सब्सटेंस था वो गैसियस फॉर्म में था और अब जो नया सब्सटेंस बना वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। दूसरा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे ये एक्टिविटी की भी बात करें अगर हम, तो इस एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। इस एक्टिविटी में भी बात करेंगे तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर के। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का ऐश और साथ में डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस किया था। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का था और डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला था, साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। चेंज इन कलर अगर याद हो तो ये एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 में कलर चेंज हो रहा था। दो कलरलेस सब्सटेंस लिया गया है, लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड जो कि कलरलेस है, और इन दोनों के रिएक्शन से जो लीड आयोडाइड बना है वो येलो कलर का सब्सटेंस बना है। तो यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल गया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, तो ये था लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस था, पोटेशियम आयोडाइड जो कि कलरलेस था। इन दोनों के रिएक्शन से लीड आयोडाइड सॉलिड सब्सटेंस बचा जिसको हम प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। प्रिसिपिटेट साथ में लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा एक्वस फॉर्म में देखने को मिल जाता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में। गैस इवॉल्व होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 जब हम देखते हैं तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, गैस रिलीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा कुछ एक्टिविटीज़ थे। लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करता है, पर ये जो यहाँ पे भी देखे हैं हम लोग, ये सॉलिड सब्सटेंस बच रहा था ना, किसी भी रिएक्शन के बाद अगर सॉलिड सब्सटेंस बच रहा है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं और उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बचता है जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट। अब तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स तो बोलेंगे सबसे पहले चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल अगर हम एक्टिविटीज़ वाइज बात करें बिना पीछे किए हुए तो एक्टिविटी 1.1 में था जिसमें मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा था। या फिर एक्टिविटी 1.3 में भी था जिसमें जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो जिंक क्लोराइड बनाता था और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो जिंक सल्फेट बनाता था, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था। चेंज इन कलर एक्टिविटी 1.2 में था जिसमें लीड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो येलो कलर का लीड आयोडाइड बचता है, सॉलिड बचता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में रहता है। गैस इवॉल्व एक्टिविटी 1.3 था जिसमें हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाए थे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाए थे तो जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके बारे में हम इन दोनों के बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है।
और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा कि ये 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, चैप्टर का नाम का जो आधा चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल रिएक्शन, वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला केमिकल इक्वेशन। द सिम्बॉलिक एंड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द सिम्बॉलिक एंड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज। मतलब सिम्बल्स का इस्तेमाल करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे सबसे पहला एक्टिविटी में था कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब ये तो वर्ड के फॉर्म में हो गया, तो जब हम मैग्नीशियम, ये वर्ड के फॉर्म में था। अब इसी को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये हमारा वर्ड इक्वेशन होता है। जब हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले को लिखने जाए तो जिंक वर्ड इक्वेशन में जिंक जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को देता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। अब इसी वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और ये हमारा वर्ड इक्वेशन था। ये हमारा वर्ड इक्वेशन था और ये हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों तरफ सेम नहीं होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के तरफ, जैसे इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। मतलब एक इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो दोनों तरफ, जिधर रिएक्टेंट साइड जितना एटम है उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड भी एटम है तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये जो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इस साइड बात करेंगे तो जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन हमारा 1 है और क्लोरीन भी हमारा 1 है। इधर बात करेंगे तो जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और क्लोरीन हमारा क्लोरीन हमारा 2 है। तो इसमें अगर हम इसी फॉर्म में रहने दें तो ये हमारा होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बैलेंस कर दें, बैलेंस करना कैसे है तो वो हम बताएंगे आपको आगे। तो जब हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करना ज़रूरी क्यों होता है, क्यों हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जा सके। ये जो लॉ ऑफ के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्ट्रिक्टली ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको ओबे किया जा सके। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा कि 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया था एंटोनी एल लवाइजर और जोसेफ एल प्रॉस्ट के द्वारा। उसमें कहा गया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल्स में बात करें तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पे 2 है तो 32। तो इधर आ गया 34। इधर बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 के लिए 2 और 1 16, तो यानी कि इधर 18। अभी यहाँ पे इधर 34 मास है और इधर हमारा मास 18 U है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मास तो डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है, तो इसी चीज़ के लिए क्या जाता है, इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यहाँ पे अगर हम 2 और 2 लगा दें तो यहाँ पे 4 प्लस ऑक्सीजन का 2 32, यहाँ पे 2 गुने में 18 मतलब 36 और 36। अब ये क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो इसीलिए बैलेंस किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जा सके। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब जब कभी भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जब कहीं पे भी कोई भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे फिजिकल स्टेट्स बताते हैं। जैसे हम आपको जो बता रहे थे कि ये जो एक्वस लिखना है, ये सॉलिड लिखना है, ये गैसियस लिखना है, ये सब हमारा फिजिकल स्टेट बताता है। तो एस हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए, एल यूज करते हैं लिक्विड के लिए, जी यूज करते हैं गैस के लिए, ए क्यू यूज फॉर करते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी कंसेंट्रेटेड आर एनोटेटेड एज डाइल्यूट। अगर हमको दिखाना है कि डाइल्यूट तो हम लोग फिर भी डाइल्यूट आगे लिख देते हैं कि डाइल्यूट, और CONC डॉट से कंसेंट्रेटेड को। प्रिसिपिटेशन के लिए हम नीचे की तरफ एरो देते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो प्रिसिपिटेशन था, ये जो लीड आयोडाइड येलो कलर का प्रिसिपिटेट बच रहा था, इसके लिए नीचे की तरफ एरो दिया गया है। और यहाँ पे भी वाइट प्रिसिपिटेट था, इसके लिए भी नीचे की तरफ एरो दिया गया। और गैस जब रिलीज होता है तो उसके लिए हम लोग ऊपर की तरफ एरो देते हैं। जब कहीं पे भी आपको गैस रिलीज होता हुआ दिखे तो उसके लिए हम ऊपर की तरफ एरो देते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सब को हम लोग रिएक्शंस के ऊपर लिखते हैं। ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के हम लोग ऊपर लिख देते हैं। स्पेसिफिक जो भी हमको दिखाना होता है, इसके बारे में हम लोग जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जब हम जैसे बताएं तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको सनलाइट देते हैं तो ये हमारा टूट जाता है Ag और Cl2 में। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन था, इस स्पेसिफिक कंडीशंस को हम लोग इस एरो के ऊपर देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होता है। अब बैलेंसिंग के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग बैलेंसिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए उस बैलेंसिंग को बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग